आकृति 1.10 में समावेशता देख रहे हो, आपको उससे जानकारी प्राप्त होगी कि केवल गोलाकार, शून्य और परस्पर नज़दीक रहे उद्दीपक अलग अलग हो तो भी परस्पर आपस में समा जाते हैं। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है शून्य है और आड़ी लाइन है, सुंदर आपस में एक आकृति बनती है। केवल शून्य और सीधी रेखा अलग अलग आकार की होने के बाद भी एक साथ दोनों निश्चित रीति से प्रस्तुत हो तो दोनों आकार आपको आकृति में दिख रहा है। उसी तरीके से एक दिखाई दे रहा है भागाकार और दूसरा दिखाई दे रहा है प्रतिशत की संज्ञा के रूप में अनुभूति होती है। तो ये हुआ, क्या हुआ, समावेशता। तो एक दूसरे में वो समाविष्ट हो जाते हैं, भले अलग निशान है पर दोनों समाविष्ट हो जाते हैं एक दूसरे में। तो ये आगे का पॉइंट है पूरकता। पूरकता मीन्स कि शॉर्ट शब्दों में कहे तो अधूरा है उसे अपने पूरा समझते हैं। कि डेम्बर नाम के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि झाड़ी में जानवर बैठा हो और हम उसे देख नहीं पाते किंतु वह उठकर चलने लगता है, तो वो हम उसे अलग अलग पार्ट देखकर उसको हम गति आती है तो उससे अपने स्पष्ट पता चलता है। एक संगठन के रूप में अपने उसको देखते हैं और दूर से दिखता है तो भी अपने उसको पहचानते हैं कि ये प्राणी है। तो कहा जाता है कि परस्पर अपूर्णता या रिक्त स्थान होने के बावजूद भी आकृति को हम पूर्ण रूप से देखते हैं। तो मानसिक अपना मनोभाव है देखने का, जो अपना अर्थपूर्ण रूप में देखने का हमारा मानसिक मनोभाव, हम उसे निश्चित प्रकार के आकार में अर्थघटन करते हैं। यहाँ आकृति दर्शाई है उसमें आप देख सकते हो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सफ़ेद आकार का त्रिभुज बना हुआ है। पूरा तो नहीं बना है, उसमें से बीच बीच में वो कटा हुआ है, बाद भी 3 गोलाकार के कटे हुए भाग आपको दिखते हैं। आयोजन के कारण हम ऐसा लगता है यहाँ 3 क्या है, गोलाकार में कटा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये त्रिभुज है। तो अपने मानसिक ऐसी प्रक्रिया है हमारे मस्तिष्क में कि अपूर्ण यानी कि जो पूर्ण नहीं है उसे अपने पूर्ण रूप से देखने लगते हैं। तो ये पूर्ण रूप से अपने उसको त्रिभुज के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इस संगठित अर्थघटन में हमारा मस्तिष्क अपूर्ण जानकारी की पूर्ति करके पूरा सफ़ेद त्रिभुज का प्रत्यक्षीकरण करता है, जिसे पूरकता का मानसिक मनोभाव स्पष्ट करता है। तो ये हुआ यहाँ पूरकता। आगे है गहराई और अंतर का प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण एक संगठनात्मक यानी अथवा तो संगठित ज्ञानात्मक अनुभव के रूप में अर्थघटन करता है। संगठन के रूप में ज्ञानात्मक अनुभव करता है। उसमें 2 बातें प्रत्यक्षीकृत संगठन को बढ़ाती है। तो एक है गहराई एवं अंतर। आसपास के जगत में भौतिक पदार्थ की गहराई एवं अंतर में भी अर्थघटन का प्रभाव दिखाई देता है। गहराई और अंतर में प्रभाव दिखाई देता है। लंबाई चौड़ाई की तरह गहराई और अंतर के बारे में भी स्पष्ट समझ प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है। ये प्रत्यक्षीकरण इजी नहीं है, जटिल है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर प्रत्यक्षीकरण को समझने के लिए अनेत्रीय संकेत, दूसरा है एक नेत्रीय संकेत एवं द्विनेत्रीय संकेत का स्पष्टीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे अनेत्रीय संकेत। अनेत्रीय संकेत की समझ संकेत नेत्रमणि अनुकूलन एवं केंद्रीकरण अनेत्रीय संकेत है, जो शारीरिक संकेत है। इस संकेत में कीकी द्वारा नेत्रपटल पर पड़ती प्रतिमा का उपयोग नहीं होता है। नेत्रमणि का अनुकूलन दूर के पदार्थ का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जब अपना नेत्रमणि है वो अनुकूलन स्थापित करता है, नेत्रमणि संकुचित होती है।
और उसी की बहिर्गोलता में कमी आती है। नज़दीक के पदार्थ का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए नेत्रमणि फूलती है। जब अपने को दूर का प्रतिबिंब देखना हो तो नेत्रमणि संकुचित होती है और बहिर्गोलता कम होती है। उसी तरह नज़दीक के पदार्थ का प्रतिबिंब अपने को प्राप्त करना है तो नेत्रमणि फूलती है और जिससे अंतर्गोलता बढ़ती है। नेत्रमणि के संकुचन विस्तरण का समायोजन आँख की जो स्नायुओं में सिलियरी स्नायु अपने आगे बढ़ गए दृष्टि संवेदन में कि सिलियरी स्नायु की मदद से होती है। यह संवेदन अंतर के प्रत्यक्षीकरण में वो मददरूप होता है। उसके बाद आता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण आसपास के पदार्थों को देखने के लिए सर्वसामान्य रूप से आँखों को चारों दिशा में घुमा सकते हैं। एक आँख को अपने कभी कभी आसपास के पदार्थ देखने हैं तो उसमें अपने चारों ओर आँखों को घुमाते हैं। एक आँख को बंद करके दूसरी आँख को खुली रखकर घुमाते हैं तो बंद आँख भी आप प्रयत्न देखो तो बच्चों ट्राई करो कि एक आँख को बंद करो और दूसरी आँख को खुली रखो और दूसरी आँख को खुली रखकर वो उसको अलग अलग दिशा में घुमाओ और आप एक्सपेरिमेंट करो तो आपकी जो जिस पर आपने बंद आँख है वो भी अंदर वो जो खुली आँख है उसकी दिशा में ही वो घूमता हुआ दिखाई देता है। ऐसा दोनों आँखों के बीच दृष्टि समन्वय खूब कम उम्र से ही विकसित हो जाता है। यानी ये समन्वय है दोनों आँखों के बीच का वो छोटी उम्र से ही विकसित हो जाता है। उसी तरह दूर से पास और पास से दूर दृष्टि घुमाने में दोनों आँखों का केंद्रीकरण एक साथ होता है। यानी कोई भी काम एक आँख बंद करके आप करते हो और दूसरी आँख खुली रखते हो तो भी एक आँख जहाँ देखती है वही दूसरी आँख बंद है तो भी वो वही देखेगी। दूर की वस्तु है उसको देखने के लिए या पास की वस्तु को देखने के लिए जब भी आप आँख या दृष्टि को घुमाने में दोनों आँखों का केंद्रीकरण एक साथ होता है। इस तरह गहराई के अर्थघटन के लिए आँख की गतिशील संवेदना का अत्यंत महत्वपूर्ण है ये संवेदनशीलता। आगे है एक नेत्रीय संकेत। एक नेत्रीय संकेत गहराई एवं अंतर के संवेदन एवं प्रत्यक्षीकरण में जब संकेत प्राप्त करने के लिए एक ही आँख का उपयोग करती है ऐसे संकेतों को एक नेत्रीय संकेत कहते हैं। मीन्स कि गहराई और अंतर का प्रत्यक्षीकरण को अंतर के संवेदन एवं प्रत्यक्षीकरण में जब संकेत प्राप्त करने के लिए एक ही आँख का उपयोग करते हैं तो उसे एक नेत्रीय संकेत कहते हैं। अर्थात जब एक आँख देखती हो तब कार्यरत प्रत्यक्षीकृत संकेत होते हैं वो निम्नलिखित है। सबसे पहला है अंतःस्थिति। कोई भी पदार्थ अन्य पदार्थ के दृश्य में अवरोध उत्पन्न करता हो तो पूर्ण दिखाई देने वाला पदार्थ हमसे नज़दीक है एवं थोड़ा ढका हुआ पदार्थ हमसे दूर है ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं उसे अंतःस्थिति के रूप में पहचाना जाता है। आपको आकृति में दर्शाया गया है कि बी और ए यानी कि त्रिभुज ए के आकार की रेखा से त्रिभुज बी का आकार ढक गया है तो ढक जाने वाला त्रिभुज दूर होने का एहसास दिलाता है। तो यहाँ बी त्रिभुज है वो दूर है और ए त्रिभुज है वो जिससे ए के त्रिभुज से बी ढक गया है तो वो दूर है और ए है वो नज़दीक है ऐसा एहसास दिलाता है। वायुगत पारदर्शन सामान्य रूप से पास में रहे हुए उद्दीपक की जानकारी एवं बाह्य आकार दर्शाने वाले रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि इस पास में जो रहती हुई उद्दीपक है उसकी जानकारी बाह्य आकार में नज़दीक में है तो स्पष्ट दिखाई देता है और दूर के उद्दीपक की बाह्य आकार की रेखाएं एवं जानकारी पर्यावरण के प्रभाव के कारण धुंधली एवं हल्की दिखाई देती है। ऊंचे मकान से देखने पर नज़दीक का पदार्थ या व्यक्ति स्पष्ट दिखाई देता है। अपने को मालूम है कि जो दूर है वो छोटा दिखाई देता है और नज़दीक है स्पष्ट दिखाई देता है। तो दूर का पदार्थ व्यक्ति को अस्पष्ट दिखता है एवं दृश्य भी संवेदन अस्पष्ट दिखता है। तो इस संकेत को ध्यान में रखते हुए स्टेज पर जब कोई ऐसा भ्रम खड़ा करने के लिए कि दूर है अंतर उसका दूर है तो उसके लिए
स्टेज पर खड़ा कर ऐसा माहौल खड़ा करने के लिए बीच में पतले कपड़े की जाली के पर्दे का आयोजन किया जाता है, जिससे स्टेज पर दृश्य अस्पष्ट एवं हल्का दिखाई देता है। आगे है रैखिक परिप्रेक्ष्य। समानांतर की रेखाओं से दूर जाने पर भी क्षितिज की ओर कई बिंदु नेत्रपट पर एकत्रित होते दिखाई देते हैं, जिसे रैखिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। यह आकृति 1.14 में दर्शाया है उस तरीके से रेल की जो या ट्रेन की दो पटरियों के बीच अपने खड़े रहते हैं तो वो दूर जाते दोनों पटरियाँ एक साथ मिल जाती दिखाई देती है। इसका कारण रैखिक परिप्रेक्ष्य है। चित्रकार इसका उपयोग सापेक्ष अंतर को दिखाने के लिए संकेत का उपयोग करते हैं कि ये दूर है। दूर की वस्तु धीरे धीरे आपको दिखती है कि दोनों एक हो जाती है, तो उसे रैखिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। प्रकाश और छाया। प्रकाश और छाया में प्रकाश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है, तो अपने खड़े रहते हैं तो प्रकाश जो होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, अपनी छाया अपने पीछे होता है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, जिसके प्रत्येक पदार्थ की परछाई नीचे एवं पीछे की तरह पड़ती दिखाई देती है। मानो कि अपने घर से बाहर निकले तो जो प्रकाश की वजह से अपनी परछाई कहाँ होगी, अपने आगे बाद में आएगी, पर पहले नीचे एवं पीछे आती है। तो इस तरह प्रकाश और छाया के पदार्थ के अंतर का निर्णय लेने में निर्णायक भूमिका निभाता है। अंतर कितना है तो वो निर्णय लेने के लिए मददरूप होता है, भूमिका निभाता है। चंद्र जैसे उपग्रह पर खड्डे, खाई एवं टेकरी जैसे विस्तार का फोटो देखने पर प्रकाश वाला भाग टेकरी वाला विस्तार एवं छाया वाला भाग खड्डे वाला भाग के रूप में वो अर्थघटन किया जाता है। व्यवहारिक जगत में चित्रकार एवं नाट्य निर्देशक दूर